हिंद साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल न्यू मोटो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम रसायन विज्ञान के बारे में बात कर रहे थे। कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आपको रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करते हैं बता दिए थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में मैं बताऊंगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण के लाभ। देखिए, रासायनिक समीकरण से बहुत से लाभ होते हैं। तो पहला जो लाभ होता है उसमें किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद तथा अभिकारक का ज्ञान हो जाता है, और कितना अभिकारक अभिक्रिया किया और कितना उत्पाद बना ये भी आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है, पहला, वैसे तो रासायनिक अभिक्रिया के या रासायनिक समीकरण के बहुत से लाभ हैं, लेकिन इसमें जो दो लाभ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे कोई पूछे तो यदि आप इसको लिखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पहला लाभ है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों तथा बने उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। जब कोई रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें जिन तत्वों की क्रिया कराते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो हमें प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण जब लिखते हैं तो उसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का ज्ञान हो जाता है और जो उत्पाद बनता है उसका भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो होता है रासायनिक समीकरण से, वो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और जिससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम क्या कहता है, जब किसी वस्तु की एवं किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थों की अभिक्रिया कराते हैं, जो उत्पाद बनता है वह अभिकारक के द्रव्यमान के बराबर ही होना चाहिए। जैसे समझिए, जैसे यहाँ पे हम क्रिया कराए Na+Cl, तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, यही बनेगा सोडियम क्लोराइड। यदि हम 200 ग्राम Na ले लिए और 100 ग्राम हम ले लिए Cl, यानी 200 ग्राम सोडियम ले लिए और 100 ग्राम क्या ले लिए, क्लोरीन ले लिए, तो जो हमारा उत्पाद बनेगा वो कितना बनेगा, 300 ग्राम बनेगा। कैसा संभव है कि 400 ग्राम बन जाए? नहीं, क्योंकि हमने 200 ग्राम सोडियम लिया और 100 ग्राम क्लोरीन लिया, तो जो NaCl जो सोडियम क्लोराइड बनेगा वह 300 ग्राम ही बनेगा, न 300 ग्राम से कम बनेगा न 300 ग्राम से ज्यादा बनेगा। ठीक है, इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब जो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम होता है वो आगे आप लोग पढ़ेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है किसी वस्तु का जो कुल द्रव्यमान होता है, किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान उस वस्तु के यानी उस तत्व के परमाणु के नाभिक में निहित होता है। ठीक है, जब किसी तत्व के नाभिक टूटता है तो उसका पूरा द्रव्यमान खत्म हो जाता है और बहुत भयानक विस्फोट होता है। तो आगे वो टॉपिक बहुत बड़ा है, आगे आप लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी के फलस्वरूप परमाणु बम को बनाया जाता है, जो एटॉमिक बम होता है तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के फलस्वरूप ही बनाया जाता है। ठीक है, ये हो गया रासायनिक समीकरण से लाभ। रासायनिक समीकरण से लाभ क्या हुआ? पहला लाभ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा बने उत्पादों का ज्ञान हो जाता है। दूसरा लाभ क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का यानी अभिकारकों का द्रव्यमान तथा बने उत्पादों का द्रव्यमान नियत होता है, यानी बराबर होता है, जिसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। ये हो गया रासायनिक समीकरण से लाभ। आई होप आप लोग इस बात को समझे होंगे। अब अगला टॉपिक आपका है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कई प्रकार की होती है। ठीक है, कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो हम लोग पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में वो 4 प्रकार से पढ़ते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, अभिक्रिया के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। पहला, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं। इसका एक और नाम होता है संकलन अभिक्रियाएं। संकलन अभिक्रियाएं, इसका एक और नाम होता है संकलन अभिक्रिया। यदि आपसे कोई पूछे संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग सीधा बस तीनों एक ही बात है, योगात्मक कहिए, संयोजन कहिए या संकलन कहिए। तीनों का मतलब क्या होता है? योगात्मक का मतलब क्या होता है? जुड़ना। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और योगात्मक का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का भी मतलब वही होता है, जुड़ना। और संकलन का मतलब भी क्या होता है? जुड़ना। यानी आप लोग यहां से क्या समझे, यहां सीधे कह रहा है वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु आपस में जुड़ते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। परिभाषा समझिए, योगात्मक अभिक्रिया का परिभाषा समझिए, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप 2 या 2 से अधिक तत्व या परमाणु आपस में संयोग कर एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। ठीक है, अब संकलन कहें, संयोजन कहें या योगात्मक कहें, परिभाषा समझ लिए। ठीक है, आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल यहाँ पे चौड़ जो मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो लिखा हूं उसको बता देना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा जो है रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रियाएं। अब वियोजन से आप लोग साफ साफ समझ रहे होंगे, या अपघटन से, दोनों शब्द शायद जाना पहचाना है। वियोजन मतलब क्या होता है? टूट जाना। यानी जैसे चौक है, हमने इसको तोड़ दिया, यहां से हम चाक उठाए और यहां से तोड़ दी, अब क्या कहेंगे? ये जो चाक है वियोजित हो गया, टूट गया। ठीक है, यह अपघटन का भी मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, वियोजन और अपघटन दोनों का मतलब होता है टूट जाना। इससे क्या समझे आप? जब एक प्रकार के पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करके 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, तो उस अभिक्रिया क्या कहते हैं? वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। इसके बारे में भी आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आपका है रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं। अब प्रतिस्थापन क्या होता है? प्रतिस्थापन कहिए या विस्थापन कहिए, विस्थापन फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, विस्थापन वो वाला विस्थापन नहीं है, प्रतिस्थापन समझिए। यहां से प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थान बदल देना। यानी जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों की जब अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें कोई एक ऐसा तत्व होगा जो किसी एक तत्व का स्थान बदलकर और खुद उस स्थान पर बैठ जाता है। उसी प्रकार के अभिक्रिया को क्या करते हैं? प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। जैसे समझिए, जैसे 2 लोग नौकरी, किसी कंपनी में कोई बंदा नौकरी कर रहा है। ठीक है, किसी कंपनी में कोई बंदा नौकरी कर रहा है, उसी गांव का दूसरा बंदा गया और नौकरी के लिए वहां पर अप्लाई किया, उसको जॉब मिला नहीं। ठीक है, अब वो क्या किया, उस कंपनी का जो मालिक है उसके साथ जाके और कोई आपस में कोई बात कर लिया, और उस बंदे के जगह पे, अब उस बंदे के जगह पे वह सिलेक्ट हो गया। तो जो पहले से जो बंदा था उसको तो निकालना पड़ा ना। अब वो कंपनी का जो मालिक है उस बंदे को जो पहले नौकरी कर रहा उसको निकाल के और उसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे प्रतिस्थापन हुआ। ठीक है, यानी स्थान परिवर्तन हुआ। वो जो इसी प्रकार के यहाँ पर रसायन विज्ञान में इसी प्रकार के अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब एक प्रकार के तत्व का विस्थापन होता है तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अथवा विस्थापन अभिक्रियाएं, और जब 2 तत्वों का विस्थापन हो जाता है तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं। अभी आप लोग मैं परिभाषा बताया हूं, वह अभिक्रिया नहीं, वे अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण करते हैं,
उस अभिक्रिया को योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब यह तो हो गया नॉर्मल परिभाषा। यदि आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप लोग इस परिभाषा लिखेंगे, इस परिभाषा को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं कहलाते हैं। जैसे समझिए, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ये दोनों क्रिया किया और क्या बनाया? वाटर बनाया, पानी बनाया। ठीक है, क्या आप देखिए, ये भी अलग है, ये भी अलग है। दो तत्व है ना, आपस में क्रिया किए, क्या बना दिए? एक प्रकार के पदार्थ बना दिए या यौगिक बना दिए। तो इसमें दो अलग अलग तत्व आपस में क्रिया कर एक ही प्रकार के पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये समीकरण जो है, क्या आप बताइए, ये समीकरण संतुलित है? नहीं, ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? संतुलित करना पड़ेगा ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले अब यहाँ पे दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? दो से गुणा कर देंगे। जब दो से गुणा करेंगे, अब क्या होगा? तो एक ऑक्सीजन है तो एक गुणे दो करेंगे, दो होगा ना, दो ऑक्सीजन हो गया। और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो दो गुणे दो कितना हो गया? चार। हाइड्रोजन चार हो गया। अब हाइड्रोजन चार हो गया और ऑक्सीजन दो हो गया, तो ऑक्सीजन दो तो है ही, इस तरफ तो ऑक्सीजन दो है, लेकिन हाइड्रोजन उस तरफ चार है। तो यहाँ क्या करेंगे? इसमें दो से गुणा करेंगे। अब हमारा समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और पदार्थ किसे कहते हैं? देखिए, यहाँ पे जो यौगिक होता है उसे ही पदार्थ कहते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में संयोग करते हैं तो जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे तत्व, पदार्थ और यौगिक, ये तीन चीजें आप लोग कंफ्यूज कर रहा होगा कि तत्व किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। अब आप देखिए, आज तक दुनिया में केवल 118 तत्वों की खोज हुआ है, लेकिन दुनिया में लगभग अरबों खरबों की संख्या में यौगिक मौजूद हैं और अरबों खरबों की संख्या में पदार्थ मौजूद हैं, और तत्व केवल कितने हैं? 118। अब यहां समझिए, तत्व किसे कहते हैं? जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उसे बोलते हैं तत्व। जैसे हाइड्रोजन, क्या आप देखिए, हाइड्रोजन को हमेशा H2 से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके नाभिक में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और किसी परमाणु को अपना स्थायित्व बनाने के लिए उसके नाभिक में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए उसके स्थायित्व को बनाने के लिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए, अब हाइड्रोजन के परमाणु के जो नाभिक की जो कक्षाएं होती हैं, अब एक था, जब केवल सिंगल हाइड्रोजन रहेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, कम से कम कितना चाहिए? 2 चाहिए। पहले को उसमें 2 चाहिए, इसीलिए क्या करता है, हाइड्रोजन एक और हाइड्रोजन से क्रिया करके और H2 का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे तत्व। ये क्या है? तत्व। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जो क्रिया हाइड्रोजन के साथ होता है वही क्रिया ऑक्सीजन के साथ होता है। सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सभी क्या है? तत्व है। ठीक है, ये सभी क्या है? तत्व है। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन क्रिया कर लिया ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या बन गया? अभी एक प्रकार का पदार्थ बन गया। इसमें 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में क्रिया करके पदार्थ बना, एक यौगिक बना रहे हैं। इसी को यौगिक भी कहते हैं, इसी को पदार्थ भी कहते हैं। तो दुनिया में 118 तत्व ज्ञात है, लेकिन अरबों खरबों की संख्या में क्या है? तत्व पदार्थ है या यौगिक है। अब पदार्थ की अवस्था के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नहीं, पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं, आगे आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ लिए? तत्व, पदार्थ, यौगिक। अब आपका टॉपिक था योगात्मक अथवा संयोजन अभिक्रियाएं। बता दिए, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थ
या अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ का या उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब देखो अभिकारक, ये जो होता है अभिकारक होता है, इसे क्या कहते हैं? अभिकारक। ये तुम्हारा क्या है? अभिकारक है। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। इसे क्या कहते हैं? उत्पाद। हम इसके बारे में डिटेल से बताएं। ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं ना, ये क्या है? अभिकारक है। या और अभिक्रिया के फलस्वरूप बन क्या रहा है? पानी बन रहा है, क्या? उत्पाद है। ठीक है, अब यहाँ पे एक परिभाषा, एक एग्जाम्पल और समझिए। जैसे NaCl, NaCl के निर्माण के लिए क्या करता है? सोडियम और क्लोरीन आपस में क्रिया करता है। ठीक है, सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या करता है? क्रिया करता है। तो क्या बनाता है? NaCl। ठीक है, इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। इसे बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और इसे इसी क्या बोलते हैं? नमक। ये क्या कहलाता है? नमक। जो हम लोग नमक खाते हैं उसी का सूत्र है। आपसे कोई पूछे नमक का सूत्र क्या है? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड। Na से होता है सोडियम और Cl से क्या होता है? क्लोरीन। इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। इसे यह साधारण नमक का फार्मूला है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर सोडियम अलग तत्व है और क्लोरीन भी अलग तत्व है। ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बनाए? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्माण किए ना। ये दो अलग अलग थे, आपस में जुड़ गए, सहयोग कर लिए और उत्पाद एक ही प्रकार के बनाए। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? योगात्मक अभिक्रिया होगा। अब आपसे कोई कहे योगात्मक अभिक्रिया का समीकरण दीजिए, तो आप सीधे आंख मूंद के इसी समीकरण को लिख दीजिएगा। ये क्या है? योगात्मक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। ठीक है, फिर समझिए, जब दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ या अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक ही प्रकार के उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को योगात्मक या संयोजन या संकलन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, आपका संयोजन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया खत्म हो गया। अब इसके जस्ट बाद आप लोगों को पढ़ना है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। क्योंकि अभी मैं रासायनिक अभिक्रिया पूरा पढ़ा दूंगा तो ये टॉपिक छूट जाएगा, इसलिए इस बीच में ये दो टॉपिक है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इन दोनों को खत्म कर देना चाहता हूं ताकि ये बीच में छूट ना जाए। ठीक है, अब ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बाद से आप लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद से कंटिन्यू तीनों पढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। अब ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। नहीं समझे? फिर समझिए, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाते हैं। यानी देहाती भाषा में समझिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हमें ऊष्मा प्राप्त हो क्या कहलाते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे जब आप चूना को पानी में डालते हैं, जैसे जब चूना को पानी में डाला जाता है बिना बुझा हुआ चूना, चूना दो प्रकार का होता है, एक होता है बुझा हुआ चूना और एक होता है बिना बुझा हुआ चूना। जो आपके घरों में या जो आपके गांव में लोग खैनी के साथ जो चूना यूज करते हैं, नहीं खैनी बनाते हैं, वो जो चूना होता है वो बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, और जो चूना पेंट करने के लिए या किसी दीवार पे कलई करने के लिए जिस चूने का प्रयोग करते हैं, जो चूना बाजार से लाया जाता है जो पत्थर की तरह होता है, उसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। अब यहाँ समझिए, ये CaO
यह है बिना बुझा चूना, इसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। और CaOH का होल है, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो जब आप बिना बुझे हुए चूने को पानी में डालते हैं तो पानी जो होता है कुछ समय बाद वो जो बर्तन, जिस बर्तन में उसको डाला जाता है वो बर्तन गर्म हो जाता है। कभी आप लोग घर पे ट्राई करके देखिएगा, जब आपके घर कोई चूना वूना का जब काम होगा तो जिस बर्तन में चूने को गलाया जाता है, यानी बिना बुझे हुए चूना को लाते हैं और उसको गला के फिर से उसको घोला जाता है, घोल बनाया जाता है, उसके बाद से पेंट किया जाता है। तो जिस बर्तन में उसको डाला जाता है तो वहां पे जो पानी होता है, जो बर्तन होता है और पानी, ये दोनों गर्म हो जाते हैं। यानी यहाँ से गर्म क्यों हो गए, क्योंकि जब चूना को पानी में डाला गया तो वहां पे चूना जो है पानी के साथ अभिक्रिया किया। कौन सा अभिक्रिया किया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किया। ठीक है, और वहां पे जो चूना के अंदर जो हीट है वो पानी को दे दिया और पूरा बर्तन जो हो गया हीट हो गया, बहुत गर्म हो जाता है, हाथ जल सकता है आपका। कभी आपके घर में चूने को गलाया जाता होगा तो आप देखिएगा पूरा गर्म हो जाता है। यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, इसका परिभाषा समझिए, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैं इसका परिभाषा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वह अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, CO2। ठीक है, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनता है, इसके साथ क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहां पर भी समझ लीजिए, जब CaO यानी बिना बुझा हुआ चूना की क्रिया किसके साथ कराते हैं, पानी के साथ कराते हैं। ठीक है, बिना बुझे हुए क्या समय बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे केवल इतना समझिए बस सीधा। जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और इसके साथ क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आपसे यह रासायनिक समीकरण नहीं पूछेगा, आपसे केवल पूछेगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, सीधा कहिएगा वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, अब अगला है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी हिंदी लिखने में मिस्टेक हो रहा है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं।
उष्माशोषी अभिक्रिया, ध्यान समझिए। उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? उष्मा का उत्सर्जन, यानी उष्मा का बाहर निकलना, ठीक है। और उष्माशोषी का मतलब होता है उष्मा का अवशोषण, यानी उष्मा को सोख लेना। अब यहाँ पे सवाल ये उठेगा कि हमें गर्मी और ठंडी क्यों महसूस होता है, गर्मी क्यों महसूस होता है और ठंडी क्यों महसूस होता है? देखिए, सबसे पहले रीजन क्या होता है। गर्मी के दिनों में जो हमारे वायुमंडल का जो ताप होता है वह हमारे शरीर के टेम्परेचर से अधिक हो जाता है। हमारी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे अधिक होता है या नॉर्मल टेम्परेचर से अधिक हो जाता है, ठीक है। तो हमें गर्मी का आभास होता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर से जो वायुमंडल की जो हवाएं हैं, ये जो हवा के कण हैं वो हमारे शरीर से उष्मा का अवशोषण नहीं कर रहे हैं और वहां पे हमें क्या होता है, गर्मी का आभास होता है, ठीक है। लेकिन जब ठंडी का मौसम आता है तो उस समय क्या होता है, जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, लगभग यानी नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत कम हो जाता है। 10 डिग्री हो जाता है या 8 डिग्री, कभी कभी तो 0 डिग्री पहुंच जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। वहां पे क्या होता है, उस समय जो होता है, चूंकि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर कितना है, हमारे शरीर का टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अब उस समय क्या होता है, जो वायुमंडल की जो हवाएं होती हैं, जो बाहरी हवाएं होती हैं, हमारे शरीर के टेम्परेचर को यानी उष्मा को अवशोषित करना शुरू कर देती हैं और वहां पर क्या होता है, ठंडी का आभास होता है, हमें ठंड लगता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर के टेम्परेचर से बाहरी टेम्परेचर अधिक होता है, जिसके कारण जो बाहरी जो हवाएं होती हैं हमारे शरीर के ताप को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण हमें गर्मी का आभास होता है। और जब वही हवाएं हमारे शरीर के ताप को अवशोषित करना शुरू कर देती हैं तो उस समय हमको क्या महसूस होता है, हमको ठंडा लगता है, ठंडी का महसूस होता है, ठीक है। जब उष्माक्षेपी अभिक्रिया में ये होता है, जब कहीं पे उष्माक्षेपी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया में ये होता है, जब कहीं पे उष्माशोषी अभिक्रिया होता है तो वहां पे क्या होता है, ताप का अवशोषण किया जाता है। ताप का क्या होता है, अवशोषण किया जाता है। इसका परिभाषा समझिए, वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप अपने घरों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञान है तो विज्ञान में आप अपने जो चीजें मैं बता रहा हूँ, सब चीजें तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका प्रयोग आप अपने घर कर सकते हैं। जैसे यदि आपको यही जानना है उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जहाँ पे उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। और जहाँ पे उष्मा का अवशोषण होता है उष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब उष्माक्षेपी अभिक्रिया का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, व्यवहारिक एग्जाम्पल, चूना लाइए, बिना बुझा हुआ चूना, उसको पानी में डाल दीजिए, देखिए पूरा पानी गर्म हो जाएगा, यानी वहां पे क्या हुआ, उष्मा का उत्सर्जन हुआ। उष्माशोषी अभिक्रिया सबसे आसान है। आप सबके घर में जो यूरिया होता है, रासायनिक खाद के रूप में जो यूरिया का प्रयोग करते हैं, आप यूरिया ले लीजिए और किसी बर्तन में उस यूरिया घोल दीजिए, उसके बाद उसमें हाथ डालिए, पूरा पानी आपको बर्फ की तरह ठंडा मिलेगा। पानी जब नल से निकाले तो पानी उतना ठंडा नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर पे था, लेकिन जैसे उसमें यूरिया मिला दिए पानी बर्फ हो गया। वहां पे क्या हुआ, वहां पे जब यूरिया को पानी मिलाया गया तो वहां पे उष्माशोषी अभिक्रिया हुआ, ठीक है। और जैसे ही हम अपने हाथ को डाले उसमें बर्तन में, तो हमारे हाथ के ताप को वह पानी एब्जॉर्ब कर लिया, खींच लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो वहां पे हमको ठंडा महसूस होगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रियाएं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, वह अभिक्रियाएं जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण होता है
उष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैं यहाँ जितना परिभाषा लिख रहा हूं, जो परिभाषा है आप लोग इसको नोटबुक में नोट करते रहिए, ठीक है। यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गया, जो उष्मा शोषी है ऐसे होगा, उष्मा शोषी, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें समझे आप लोग, उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। वह क्रिया जहां से उष्मा का उत्सर्जन हो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है, और वह अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप उष्मा का अवशोषण हो उसे उष्माशोषी अभिक्रिया करते हैं। जो उष्मा को सोख ले उष्माशोषी, आज जो उष्मा को छोड़ दे उष्माक्षेपी, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में जाने से पहले हमारे YouTube चैनल न्यू मोटो क्लास को आप सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपके साथ अन्य बच्चे भी लाभ उठा सकें। हमारे इस YouTube चैनल पे विज्ञान से संबंधित, कक्षा 10वीं के विज्ञान से संबंधित, कक्षा 9वीं के विज्ञान से संबंधित, इंग्लिश कक्षा 10वीं 9, 10, 11, 12, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारी चीजें बताई जाएंगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।